माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठक हुई और करीब 27 के आसपास प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए अक्रॉस द कंट्री, जो 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश में एक था। क्या महत्व? आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, स्टेट पड़ते हैं, उसमें सड़कों के और उसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए हैं और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट है उसमें। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए हैं और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और उस दृष्टि से आज हमने इस बात को के लिए भी किया है कि अगली साल 2022 में 12 और प्रोजेक्ट हैं, 12 टोटल और प्रोजेक्ट हैं ब्रिजेस के, तो उनको भी हमने एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है और उसमें कहा है कि भी हमने कोशिश करें कि जून जुलाई तक वो प्रोजेक्ट भी 12 प्रोजेक्ट जो बन करके तैयार हों, क्योंकि वर्किंग सीजन वहाँ पर कम है। अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाता है क्योंकि सब बहुत ऊंचाई के इलाके में है वो, तो इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में संभवतः वो भी तैयार हो जाएंगे। सर, कल मंडी में जो रैली थी आपको ऊर्जावान मुख्यमंत्री की भी बात कही है पीएम ने, तो सर उसके बाद जो आपके कई मंत्री की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पर सवाल उठे हैं, तो आगे नए साल में किस तरह से उस पर प्लानिंग आपकी है? देखिए, जहाँ तक पिछले कल की जो रैली थी मंडी की वो ऐतिहासिक हुई और मैं प्रदेश की जनता का आप सबके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, पार्टी के सब साथियों का भी। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पड्डल का मैदान छोटा पड़ गया। हमने पड्डल के मैदान में एक नहीं अनेक सभाएं की हैं, लेकिन ये पहली बार देखिए जब पड्डल में जगह नहीं बची, लोग सड़कों पर थे, पुल पर थे और लगभग 8000 से ज़्यादा लोग शेरी मंच पर थे, जहां हमने सिर्फ चलते फिरते लोगों के लिए हमने सोचा था कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए वहां पर LED स्क्रीन लगाई थी हमने ताकि सभा का वो भी आते जाते देख सकें, लेकिन 8000 से ज़्यादा लोग वहीं पर ही थे। रात को ये स्थिति थी, रात के 10 बजे तक जो लोग आए थे उनको वापस व्यवस्थित ढंग से वो पहुंच सके, उस सारे अरेंजमेंट को सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ा और हमारी पार्टी के सब साथियों को भी देखना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बातें बड़ी स्पष्ट की हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनका हमेशा जो एक प्यार रहता है, एक स्नेह रहता है और हिमाचल के लिए सहयोग की दृष्टि से उनने सारी बातें जो जिस रूप में कही हैं, लगभग 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में एक स्थान पर हुए और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से हुआ। और दूसरे, हिमाचल प्रदेश के सरकार के जो प्रोजेक्ट्स, जो हमारे जो विकास कार्य जो चल रहे हैं, कोविड के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। इसके लिए प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है। वैक्सीन के अभियान में भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से काम किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जहां हिमाचल वासियों को भी बधाई दी है, कोरोना वॉरियर्स हमारे जितने भी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी साधुवाद दिया है। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबे अरसे के पश्चात प्रधानमंत्री जी का आना हुआ और आने के साथ साथ में 11,500 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन और लगभग 28,000 करोड़ रुपए के हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की जो हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन लोगों से भी क्षमा चाहूंगा जिन लोगों ने सुबह चल करके, रात को चल करके सभा स्थल पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि जगह वहां पर उपलब्ध नहीं थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी, उनको असुविधा हुई, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा।
मंत्री की विपक्ष का परफॉर्मेंस आरोप है कि पुरानी शराब को नई बोतल में परोसा गया, कुछ भी नया नहीं, कुछ राज्य को नहीं मिला, राज्य कर्ज के तले दबा है। आपकी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का कहना कुछ तो होगा, उनके विचारों की परेशानी है, बोले क्या। 30 सालों से रेणुका जी का ये डैम का ये प्रोजेक्ट चला हुआ था, जो लगभग 7,000 करोड़ के करीब है एक प्रोजेक्ट। क्या करते रहे आखिरकार? सरकार में वो रहे, सत्ता में रहे, सिर्फ सत्ता में क्या करते रहे, ये प्रश्न लोग पूछना चाहते हैं। और आखिरकार ये दौर अभी सारी क्लियरेंसीज, सारी फॉर्मेलिटीज उसकी पूरी करके हमारी सरकार ने उसको पूरा किया, तो उसको उपलब्धि नहीं गिनते क्या? तो उस बात को उनको समझना चाहिए। जो नहीं कर पाए वो उनकी नालायकी थी। साबड़ा कुड्डू का प्रोजेक्ट कब का बनना चाहिए था तैयार, लेकिन हमारी सरकार ने इसको एक्सपर्टाइट किया, उसको तैयार करके इसका इनॉग्रेशन की स्टेज पर लाया। आखिर क्या वही उद्घाटन कर लेते अगर पूरा कर लेते इसको। उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट जो है प्रदेश के विकास से कोई ज्यादा नहीं, सत्ता और सुख चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी को हमेशा जीवन भर जो है एक सपना रहता है उनका, और वो सपना उनका टूटा है, और ऐसे में बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, और वही वजह है जिसके कारण उस तरह की बातें कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश क्या प्लान कर रहा है सर कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए डोजेज और जो दूसरे लोग हैं जो बूस्टर डोज लगनी है, क्या प्लान है? स्कूलों में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी और गवर्नमेंट इसको कैसे? देखिए, जहां तक ओमिक्रॉन की बात कह रहे हैं आप, अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक मामले की पुष्टि हुई है, और वो मामला जब मालूम पड़ा तो जब उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की तो वो रिकवर भी हो चुके हैं, और उसके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो भी कर ली गई है, वो भी जो है वो कोविड पॉजिटिव कोई नहीं है, नेगेटिव हैं सारे वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस सारे विषय को लेकर के अब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सावधान होकर के हमको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक और वैक्सीन के सिलसिले में जो कहा गया कि 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हमारे जो स्कूल में पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे वही होंगे उसमें शामिल, उनके लिए भी जो वैक्सीन की डोज लगाने की जो शुरुआत करने के लिए कहा गया है 30 तारीख से, उसके लिए आज बैठक हुई है केंद्र के अधिकारियों के साथ, और उस बैठक में एक रूपरेखा बनाई गई है। उस रूपरेखा के अनुरूप जो है आगे बढ़कर के हम उस अभियान को भी पूरा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम उसको भी पूरे देश भर में, जब हिमाचल प्रदेश ने पहली और सेकंड डोज कोविड की डोज की जो पूरी की है, और इसमें भी कोशिश ये करेंगे इसमें भी हम पहले सबसे पहले पूरा करें। सेंटर ने कहा है राज्य की तरफ से जो है उनकी बात कानून जो है वो सब हिदायत जो है वो कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तक वो जहाँ तक बात यही आ रही है इस बात को लेकर के कि नई साल आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो ऐसे में कोविड ज़्यादा और ना फैल जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने जो तैयारी रखी है उसमें यही किया है, हमने कहा कि जो भी आएगा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप जो अपना व्यवहार रखे, और उसमें पर्टिकुलरली जो है वो जो उन नियमों का पालन करे, और उनका अगर क्राउड कहीं ज़्यादा होते तो उसके लिए जिला प्रशासन को कहा है हमने, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसमें रेगुलेट भी करे, और होटल में विशेष तौर से जहाँ भी वो टूरिस्ट आकर के ठहर रहे हैं, जो होटल है चाहे हमारे होम स्टे है, तो सभी जगह इस बात के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि वहाँ कम से कम कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उनके साथ जो है उनके जो सर्विसेज दी जाए। सर, पड़ोसी राज्य में लगभग रात्रि कर्फ्यू लग गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानने भरा कि बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि जितने भी कैसे पहले आए हैं बाहर से आए, तो क्या सरकार की ये मंशा है कि क्या न्यू ईयर के बाद कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा? तो सारी चीज़ों की संभावना है। अभी आज 1-2 दिन में हम देखेंगे कि केसेस के मामले कितने बढ़ते हैं, लेकिन बात ये होती है जब हम रात को कर्फ्यू लगाते हैं तो हमको पूछा जाता है कि भाई ये कोरोना रात को ही चलता है। अभी लोग पूछने वाले होते हैं हमको, सोशल मीडिया में यही डालते हैं, आप पत्रकार खबर हमारी यही बताते हैं, इसलिए आप अपनी खबर को ठीक करेंगे तो हम सारी चीजों को सोचेंगे आगे। सर, बजट बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे, क्या उम्मीद है राज्य को? नहीं, कल दिल्ली जाने की हमारी जो परसों बैठक है, हमारी जो प्री बजट बैठक होती है, जितने भी
प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें आते हैं, अपने सुजेशन देते हैं स्टेट के इश्यूज क्या हैं, उन इश्यूज को बजट में कहाँ जगह दी जा सकती है, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होती है। सर, पुलिस पे बैंड को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, क्या सर उसको सॉल्व करने? देखिए, हम पूरी सहानुभूति के साथ उनके साथ हैं, गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे इतना आपके माध्यम से आग्रह है, निवेदन है कि वो एक डिसिप्लिन फोर्स के के नाते व्यवहार करें और किसी के उकसाने में, किसी के कहने में ना जाएं। अभी तक जिसने जो मांगा है, हमने उनकी सबकी बातों को सुनने के बाद सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करने के बाद मदद ही की है, और इस पर भी मदद का रास्ता क्या निकालेंगे, कैसे निकल सकता है, और उसका हम कोशिश कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, पिछले करीब 1 वर्ष से शैक्षणिक संस्थानों में जो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले बढ़े हैं, जो टीचर्स, इससे ये देखा गया है कि जो टीचर्स हैं वो इनकरेज हो रहे हैं, बिकॉज कोई भी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा, सजा नहीं मिली। तो कितना गंभीर है, किस तरह से इसको लिए जाने की जरूरत है? बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है। कतई भी इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं है। अगर कहीं भी इस प्रकार की बात होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक सख्त होनी चाहिए। सर, शिक्षण संस्थान खुले भी कम टाइम के लिए लड़ाई झगड़ा की घटनाएं, वीडियो वायरल, ये भी बहुत सारी चीजें, क्या इसके लिए कोई डायरेक्शन दी जाएगी? इस सारी चीज को लेकर के हम विचार करेंगे। अच्छा, थैंक यू।